हेलो स्टूडेंट्स, आज आप डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। आप लोग रिसर्च अप्रोच और रिसर्च डिज़ाइन की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें उसके बारे में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के बारे में डिस्कस कर चुके हो। नेक्स्ट वन जो आता है वो है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन की अगर आप बात करते हो तो एक पर्टिकुलर टाइप की स्टडी के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की डिज़ाइन को अप्रोच किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइप की डिज़ाइन ही उसमें यूज़ ली जाती है। इसमें क्या होता है, व्हाट मीन बाय रिसर्च डिज़ाइन? रिसर्च डिज़ाइन आर प्लान्स एंड द प्रोसीजर फॉर रिसर्च that span the decision from broad assumption to detailed method of data collection and analysis। मीन्स रिसर्च डिज़ाइन क्या है? रिसर्च डिज़ाइन एक प्लान है जो एक प्रोसीजर रूप में प्लान किया गया हुआ रिसर्च मेथड है जो क्या करता है, डिसीजन फ्रॉम ब्रॉड एजम्पशन टू डिटेल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। वो रिसर्च डिज़ाइन आपकी जो प्लान और प्रोसीजर के रूप में है वो अप्रोच करती है कि जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उन डाटा कलेक्शंस का मेथड क्या रहेगा और उनका एनालिसिस किस तरीके से किया जाएगा। In order to meet the aim and objectives of research study, must select the most appropriate research design। तो वो जो पर्टिकुलर टाइप की रिसर्च डिज़ाइन आप सेलेक्ट करने वाले होते हो वो एक पर्टिकुलर टाइप की रिसर्च डिज़ाइन बताती है और वो ही आपके रिसर्च के एम और ऑब्जेक्टिव्स को गेन करवाती है। मीन्स आपने जो पर्टिकुलर स्टडी ली है कि इस टाइप की मेरे को रिसर्च करनी है, उस रिसर्च स्टडी को करने के लिए उस स्टडी में एक पर्टिकुलर टाइप की डिज़ाइन यूज़ में ली जाती है और पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन ही क्या करती है, आपके ऑब्जेक्टिव्स जो उस रिसर्च स्टडी के पीछे रहते हैं उनको कंप्लीट करवाती है। The selection of a research design largely depend on the nature of the research problem and the resources available, accessibility of subject and research ethics। और जो पर्टिकुलर टाइप की जो रिसर्च है वो रिसर्च डिज़ाइन डिपेंड करती है कि आपकी जो रिसर्च स्टडी है वो पर्टिकुलर टाइप की जो भी रिसर्च स्टडी है उसमें कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकाल रहे हो और एसेसिबिलिटी सब्जेक्ट्स आपके कैसे हैं कि उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसमें कंट्रोल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपकी रिसर्च डिज़ाइन पर लार्जली डिपेंड करती है, ये रिसर्च प्रॉब्लम पर डिपेंड करती है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स और वो फैक्टर्स क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं रिसर्च डिज़ाइन को। यानी कि वो फैक्टर्स ये डिसाइड करेंगे कि किस टाइप की रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ होना है। फर्स्ट वन जो सिलेक्शन फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। फर्स्ट वन कौन सा है, नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें है दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर विच हेल्प द रिसर्चर टू डिसाइड अबाउट द सिलेक्शन ऑफ ए रिसर्च डिज़ाइन। ये क्या है, नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम में क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपकी रिसर्च डिज़ाइन आपकी सेलेक्ट होने वाली है वो रिसर्च डिज़ाइन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या है, नेचर ऑफ द रिसर्च स्टडी, क्योंकि ये डिसाइड करता है अबाउट द सिलेक्शन ऑफ ए रिसर्च डिज़ाइन। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्चर डिसाइड वेदर इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड थ्रू एन एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। आपके रिसर्च का जो टाइप है वो डिसाइड करेगा, उस नेचर को डिसाइड करेगा कि इसमें से कौन सी रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि आपकी जो रिसर्च स्टडी है वो एक्सपेरिमेंटल है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल है या फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल से मतलब क्या है, जिसमें कि मैनिपुलेशन हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है ग्रुप के ऊपर और रैंडमाइजेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें अगर मिलती है, मैनिपुलेशन से तो क्या मीन है आपकी क्लासों में बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लासों में। मैनिपुलेशन से क्या मतलब होता है, मैनिपुलेशन यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मैनिपुलेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं अपन डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, तो वो तो क्या है, मैनिपुलेशन। जबकि कंट्रोल क्या है, एक्सट्रानियस वेरिएबल्स जो होती है, एक्सट्रानियस वेरिएबल्स का आपकी रिसर्च स्टडी के ऊपर इफेक्ट
वो आपको कंट्रोल करना होता है, क्योंकि आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी की जाती है तो सारे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, जैसे कि मैनिपुलेशन हुआ, कंट्रोल हुआ, और लास्ट वन कौन सा, रैंडमाइजेशन हुआ। जबकि क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैनिपुलेशन तो देखने को मिलेगा, मैनिपुलेशन तो आपको देखने को मिलेगा, पर या तो कंट्रोल नहीं रहेगा या फिर रैंडमाइजेशन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से अगर क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी रहेगी तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है, तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आपको मैनिपुलेशन दिखाना है, लेकिन उसमें रैंडमाइजेशन या कंट्रोल को आप नहीं दिखाओगे। तो ऐसे पर्टिकुलर फीचर्स जो होंगे, किस टाइप की रिसर्च डिज़ाइन यूज में आनी है, तो वो रिसर्च डिज़ाइन किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम किस टाइप की है वो डिपेंड करती है कि आप में कौन से वाली रिसर्च टाइप का रिसर्च डिज़ाइन आप यूज़ में लेने वाले हो, ठीक है। सेकेंड वन आता है, वो आता है पर्पज़ ऑफ स्टडी। पर्पज़ ऑफ स्टडी से मतलब है स्टडी मे बी कंडक्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रेडिक्शन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन और कोरिलेशन ऑफ द रिसर्च वेरिएबल। Therefore, the purpose of the research study help the researcher to choose a suitable research design। देखिए, आपकी जो भी रिसर्च स्टडी है वो रिसर्च स्टडी किस पर्पज से कर रहे हो, वो भी एक मेन फैक्टर है कि आपको कौन सी रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करनी है। जैसे कि अगर आपको किसी रिसर्च स्टडी में कोरिलेशन दिखाना है, अगर उसका क्या करना है, कोरिलेशन दिखाना है, तो कोरिलेशंस के लिए क्या होगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और उन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होते हैं, कोरिलेशन दिखाते हैं, जिसमें कि क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है वो आपको दिखाना होता है। तो अगर वो चीज़ आपको करनी है तो उसके लिए आप कौन सा मेथड लेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड में ही आपको वेरिएबल्स मिलेंगे और उसी वेरिएबल्स के बेस पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट देखोगे। तो पर्पस ऑफ द स्टडी एक रीज़न है, एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि कौन सी वाली रिसर्च डिज़ाइन आपको लेनी है। जबकि अगर आपको उसी रिसर्च स्टडी का अगर कोरिलेशन या नहीं देखना है और अगर ओनली डिस्क्रिप्शन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल या प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी के बेस पे भी आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दो फैक्टर कौन कौन से हुए, सब फर्स्ट वन तो नेचर ऑफ द रिसर्च स्टडी। नेचर ऑफ द रिसर्च स्टडी में वो एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के बेस पर आप रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करते हो। जबकि पर्पस ऑफ द स्टडी में अगर आपकी पर्पस जो है वो कोरिलेशन का है या प्रेडिक्शन निकालना है वेरिएबल्स का, तो अलग डिज़ाइन यूज़ में लेनी होगी। लेकिन अगर आपको रिसर्च स्टडी का सिर्फ डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लोरेशन करना है तो अलग रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करनी होती है। तो इसलिए ये दोनों फैक्टर्स मेन है। थर्ड वन जो फैक्टर आता है वो है रिसर्चर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपको सीधा और मेन फैक्टर इसे भी मान सकते हो। क्यों, क्योंकि आप जो रिसर्चर है वो रिसर्चर अगर वो एक्सपीरियंस्ड है और विथ फुल नॉलेज है तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये बता सकता है कि इस टाइप की रिसर्च में वो किस टाइप की रिसर्च डिज़ाइन में यूज़ लेना चाहिए। इसमें देखिए, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिसर्चर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बिकॉज दे अवॉइड यूजिंग दोज डिज़ाइन वेयर इन दे लेक कॉन्फिडेंस, रिलेवेंट नॉलेज और एक्सपीरियंस। क्या है कह रहा है ये, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिसर्चर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। रिसर्च डिज़ाइन बहुत इफेक्ट करती है किससे, रिसर्चर की नॉलेज और एक्सपीरियंस पे, बिकॉज दे अवॉइड यूजिंग दोज डिज़ाइन वेयर दे लेक कॉन्फिडेंस और रिलेवेंट नॉलेज और एक्सपीरियंस। क्योंकि वो उन डिज़ाइन को अवॉइड कर देते हैं जिनके बारे में उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उनसे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन या नॉलेज उनके पास नहीं होती है। हैज़ द अवेयरनेस ऑफ एंड एक्सपर्टाइज इन एग्जिस्टिंग रिसर्च डिज़ाइन आर इम्पोर्टेंट फैक्टर पर्टेनिंग टू द रिसर्च। इसलिए उनके बारे में अवेयरनेस होना और एक्सपीरियंस होना रिसर्च डिज़ाइन के बारे में ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है रिसर्चर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। अगर जो रिसर्चर है, जो रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने वाला है, वो रिसर्च स्टडी करने वाला अगर ओनली क्वासी एक्सपेरिमेंटल में
या फिर प्री एक्सपेरिमेंटल में या फिर एक्सपेरिमेंटल में जिस टाइप की रिसर्च डिज़ाइन में भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है या वो ज़्यादा मोटिवेटेड जिस टाइप की स्टडी से होता है, वो पर्टिकुलर उसी टाइप की रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ लेता है। जैसे कि अगर उसको सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन करना है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर मैनिपुलेशन करना है, लेकिन उसको क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल देखना है, लेकिन अपने सैंपल में रेंडमाइजेशन नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, वो एक्सपेरिमेंटल की जगह क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन यूज़ में लेने लगेगा। तो रिसर्च इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन भी डिपेंडिंग फैक्टर है फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। इसमें देखिए, interest and motivation level help researcher decide about the particular research design. Motivated research always analyzes most aspect of research design before selecting one or combination, while casual research choose research design that may lead to failure. That means इंटरेस्ट और मोटिवेशन लेवल जो है रिसर्चर का, वो डिसाइड करेगा अबाउट द पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन में। अपनी पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन में वो क्या करेगा, इंटरेस्ट और मोटिवेशन लेवल भी हेल्प करेगा। मोटिवेटेड रिसर्च always analyzes most aspect of research design before selecting one or combination। मतलब किसी भी रिसर्च डिज़ाइन को वो चूज़ करने के लिए उसका जो मोटिवेशन है वो इफेक्ट करेगा। बट अगर कैजुअल रिसर्च आप चूज़ कर लेते हो, अगर कैजुअली वाइल कैजुअल रिसर्च चूज़ रिसर्च डिज़ाइन, जब कैजुअली रिसर्च में आप रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करते हो तो वो क्या लीड करती है, वो पर्सन का फेलियर भी लीड कर सकती है। नेक्स्ट वन, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है जो रिसर्च डिज़ाइन को इफेक्ट करता है, वो है रिसर्च सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट्स। द नंबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी सब्जेक्ट में इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। जो आपके पास सैंपल्स हैं उन्हें क्या कहोगे आप, सब्जेक्ट्स और पार्टिसिपेंट्स। तो वो सब्जेक्ट्स और पार्टिसिपेंट्स भी क्या करते हैं, वो भी आपकी रिसर्च डिज़ाइन पे इफेक्ट डालते हैं। द नंबर and availability of study subject may influence the selection of research design. If only few subjects are involved in depth, qualitative research design study may be chosen method, but in case of large sample, the researcher may option for a quantitative research design। अगर आपके पास जो सैंपल हैं वो कम हैं, तो कम सैंपल से जो लिए जाते हैं वो किस में लिए जाते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में लिए जाते हैं। जबकि आपके अगर सैंपल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं तो वो जब ज़्यादा सैंपल होते हैं वो किस में लिए जाते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में यूज़ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्लियर होता है कौन सा, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट वन आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से मतलब है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि मनी, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये भी सिलेक्शन करवाती है रिसर्च डिज़ाइन का। जैसे कि अगर आपकी रिसर्च डिज़ाइन एक ऐसी डिपेंड है कि मनी पर है डिपेंड है, तो अगर आपके पास मनी अवेलेबल है तो ही आप उस रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ कर पाओगे। अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप क्या करोगे, उससे कम कैटेगरी वाली रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करोगे। तो इसमें लिखा हुआ है रिसोर्सेज में, नॉन ऑफ द रिसर्च कैन बी कंडक्टेड विदाउट रिसोर्सेज। कोई भी ऐसी रिसर्च स्टडी नहीं है जो बिना रिसोर्सेज के कंडक्ट करना पॉसिबल हो, सच एज मनी, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फ्रॉम कॉलेजेस। मतलब अपने ग्रुप से सपोर्ट की ज़रूरत हो या फैसिलिटीज़ की या इक्विपमेंट की या मनी की ज़रूरत हो, तो इन चीज़ों के बिना आप अपनी स्टडी नहीं कर पाते हो। हाउएवर सम ऑफ द स्टडीज़ रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू अदर्स। सम ऑफ द स्टडीज़, कुछ स्टडीज़ क्या हैं, रिक्वायर करती हैं मोर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू अदर। क्योंकि अगर कुछ रिसर्च डिज़ाइन ऐसी हैं जो ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड रखती हैं और कुछ ऐसी हैं जो कम रिसोर्सेज की है, तो अगर आपके पास यूजुअल अमाउंट में आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप उस टाइप की रिसर्च डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो। देयरफॉर द सिलेक्शन ऑफ ए रिसर्च डिज़ाइन may be affected by the availability of the resources for the research study। इसलिए सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन अफेक्टेड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर द रिसर्च स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट वन जो फैक्टर आता है वो है टाइम।
टाइम भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ टाइम या लेस टाइम आप लोग स्टडी इतनी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या रिसर्च डिज़ाइन के हिसाब से आप रिसर्च स्टडी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि टाइम इज आल्सो ए मेजर डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल, ए रिसर्चर नीड more time to conduct longitudinal study while cross-sectional study may be conducted in shorter time. Therefore, time is also a significant contribution factor in selection of a research design. अगर आपकी जो रिसर्च डिज़ाइन है वो लॉन्गिट्यूडिनल है या क्रॉस सेक्शनल है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिज़ाइन में तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल में लॉन्ग टाइम तक आपको अपनी स्टडी चलानी होती है, ठीक है, जबकि क्रॉस सेक्शनल में कम टाइम ड्यूरेशन में भी आपकी रिसर्च स्टडी कंडक्ट हो जाती है। तो अगर आपने रिसर्च डिज़ाइन जो लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी अगर आपने चूज़ कर ली, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी के लिए आपको क्या है, कंडक्ट करने के लिए आपके पास टाइम भी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है पॉसिबल कंट्रोल ऑन एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। पॉसिबल कंट्रोल ऑन एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, जो भी एक्सट्रानियस वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर आपका पॉसिबल कंट्रोल होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी रिसर्च स्टडी में आपके एरर कॉज नहीं होंगे, और जब भी एरर कम होंगे तो जो भी आपका रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम कंट्रोल का होगा। जैसे कि पॉसिबल कंट्रोल ऑन एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, पॉसिबल कंट्रोल ऑन एक्सट्रानियस वेरिएबल्स में क्या कहा गया है, एन एफिशिएंट डिज़ाइन कैन मैक्सिमाइज रिजल्ट। अगर आपकी इफ़िशिएंट डिज़ाइन अगर आपने चूज़ की है, एकदम करेक्ट डिज़ाइन अगर आपने चूज़ की है, तो वो क्या करेंगे, वो आपके मैक्सिमम रिजल्ट का कॉज बनेंगे। डिक्रीज एरर एंड कंट्रोल, जितना एरर कम होगा और कंट्रोल प्री एग्जिस्टिंग और इम्पेयर्ड कंडीशन दैट में अफेक्ट द आउटकम ऑफ द स्टडी, और जितना आपका अच्छा कम एरर होगा और जितना अच्छा कंट्रोल होगा आपके रिसर्च में, उतने ही क्या होंगे, आपके आउटकम जो होंगे वो इफ़ेक्ट होंगे। और द मैक्सिमाइज्ड इफ़र्ट्स ऑफ द रिसर्च स्टडी शुड मैक्सिमाइज कंट्रोल, और जो मैक्सिमम इफ़र्ट्स आप स्टडी में करोगे वो क्या करेंगे, आपके मैक्सिमम कंट्रोल आपकी स्टडी पे देंगे। देयरफॉर पॉसिबल कंट्रोल ओवर द एक्सट्रानियस वेरिएबल्स में अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन। इसलिए जितना पॉसिबल कंट्रोल होता है वो भी एक्सट्रानियस वेरिएबल्स पर वो भी सिलेक्शन करता है रिसर्च डिज़ाइन का, कि आप पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन ले रहे हैं तो इसमें जो आपकी एक्सट्रानियस वेरिएबल्स हैं उन पे आप कंट्रोल रख पाओगे या नहीं रख पाओगे, ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट वन आता है यूज़र्स ऑफ द स्टडी फाइंडिंग्स। जिस टाइप की रिसर्च डिज़ाइन आप इन्वॉल्व हो रहे हो उसमें आपको यूज़र्स भी आपके क्या है, मेजर इफेक्टिंग फैक्टर है। इसमें क्या है, research design also involved various method of data collection and data analysis. Therefore, while choosing a research design, researcher must ensure that the research design is an appropriate for the uses of the study findings as possible to so that maximum advantage of the result can be obtained। मतलब जिस टाइप की भी आप रिसर्च डिज़ाइन ले रहे हो वो रिसर्च डिज़ाइन आपके डाटा कलेक्शन के मेथड के लिए और डाटा एनालिसिस के लिए इन्वॉल्व है, वो यूज़फुल है या नहीं है। वाइल चूज डिज़ाइन, रिसर्चर मस्ट एंश्योर दैट रिसर्च डिज़ाइन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द यूजेज ऑफ द स्टडी। क्या वो रिसर्च डिज़ाइन जो आप यूज़ ले रहे हो वो अप्रोप्रिएट है आपकी स्टडी के लिए, और स्टडी फाइंडिंग्स एज पॉसिबल सो दैट द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। और उस रिसर्च डिज़ाइन को जो आप चूज़ कर रहे हो उस डिज़ाइन से आपकी रिसर्च स्टडी के मैक्सिमम एडवांटेज आप गेन कर सकते हो या नहीं कर सकते, मीन्स उसके जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे से अच्छे हों और उसके अलावा उसके जो एडवांटेज हों वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सको। तो ये क्या है, यूजर्स ऑफ द स्टडी फाइंडिंग्स। तो इस तरीके से आपके जो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है उसमें फैक्टर, रिसर्च डिज़ाइन को सेलेक्ट करने के लिए 9 फैक्टर्स हैं। उसमें ज़्यादातर इसमें आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है कि सेलेक्ट फैक्टर्स अफेक्ट कौन कौन से करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिसर्च डिज़ाइन। तो उसमें फैक्टर्स आपको बताने हैं। सबसे फर्स्ट वन, नेचर ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन, किस टाइप के नेचर की रिसर्च स्टडी है। सेकेंड वन, पर्पस ऑफ द स्टडी, किस पर्पस से ली गई है ये स्टडी। थर्ड वन, रिसर्चर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो रिसर्चर की नॉलेज और
एक्सपीरियंस है वो भी आपके फैक्टर्स में इफेक्ट में करती है, वो भी एक फैक्टर है जो रिसर्च डिज़ाइन को सेलेक्ट करने में इफेक्ट करवाता है। एक रिसर्च इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, रिसर्चर का जो इंटरेस्ट और मोटिवेशन है वो भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इन द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट वन सब्जेक्ट्स एंड पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इफेक्ट करवाते हैं कि किस टाइप की रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज जो भी होते हैं वो अवेलेबल रिसोर्सेज भी आपके रिसर्च डिज़ाइन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन टाइम, टाइम भी एक फैक्टर है जो आपकी रिसर्च डिज़ाइन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन पॉसिबल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नियस वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना या नहीं रख पाना भी आपकी रिसर्च डिज़ाइन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन यूज़र्स ऑफ द स्टडी फाइंडिंग्स, जो यूज़र्स हैं उस स्टडी फाइंडिंग्स का वो आपके अवेलेबल है या नहीं है, मतलब जो आपकी रिसर्च डिज़ाइन है वो अप्रोप्रिएट होगी। कौन सी रिसर्च डिज़ाइन अप्रोप्रिएट होगी जिसमें कि आपको मैक्सिमम एडवांटेज उस रिज़ल्ट के गेन कर सको, अच्छे से अच्छे रिजल्ट आप उस रिसर्च डिज़ाइन से ऑब्टेन कर सको, इसलिए वो उसमें भी एक रिसर्च डिज़ाइन इफेक्ट करेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।